नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वी लर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों हम लुसेंट सामान्य ज्ञान का अध्ययन कर रहे थे, तो हम सबसे पहले हमने प्राचीन इतिहास के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। ठीक है, अब विदेशी यात्रियों से हमारे भारत में विदेशी यात्री कब आए, किसके शासनकाल में आए, ठीक है, इस विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी सबसे पहले क्या है, यूनानी रोमन लेखक आए। ठीक है, हमारे देश में यूनानी रोमन लेखक आए। सबसे पहले टेशियस आया। टेशियस था। अब टेशियस कौन था, ये देखिए, यह ईरान का राजवेद था। कहाँ से था, ईरान का कौन था, राजवेद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण है होने के कारण ये अविश्वसनीय है। ठीक है, विश्वास पात्र नहीं है, मतलब ये आश्चर्यजनक है। ठीक है, कहानियों के रूप में दे रखा है, इसलिए इसे क्या माना गया है, अविश्वसनीय माना गया है। ठीक है, वैसे भी टेशियस कहाँ से था, ईरान का राजवेद था। ठीक है, सेकंड आता है हेरोडोटस। ये कहाँ से था, ठीक है, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। अब देखो, बहुत अच्छा फैक्ट निकल के आता है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, इतिहास के का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। इसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है क्या, हिस्टोरिका। दोनों इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, बहुत अच्छे फैक्ट है। ठीक है, हिस्टोरिका किसने लिखी है, हेरोडोटस ने, और इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस। अब इस पुस्तक में क्या दे रखा है, भारत पारस के संबंध दे रखे हैं 5वीं शताब्दी के। कौन से शताब्दी के दे रखे हैं दोस्तों, 5वीं शताब्दी के भारत और फारस के संबंध किस प्रकार के थे, उन पर वर्णन किया गया है इस पुस्तक में। कौन सी, हिस्टोरिका में। परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है, कहानियों पर आधारित है। ठीक है, हेरोडोटस को ये याद रखना, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में सिकंदर महान था। ठीक है, सिकंदर महान था। कौन था सिकंदर के आने वाले लेखकों में निरियाकस, अनेसिक्रिटस और ऑस्टिबलस, ये तीन जो विवरण हैं वो अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय हैं। ये लेखक इनके साथ आए थे, सिकंदर के साथ कौन कौन से लेखक आए थे, ये निरियाकस, अनेसिक्रिटस और ऑस्टिबलस, ये तीन जो लेखक हैं वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, मैगस्थनीज देखिए, मैगस्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक जो है इंडिका लिखी है। कौन सी पुस्तक है, इंडिका। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, इंडिका पुस्तक किसने लिखी है, तो मेगस्थनीज ने। यह मेगस्थनीज की कौन सी पुस्तक है और यह किस काल में आया, किसके शासन काल में आया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डाइमेकस ये सीरियन नरेश यान्तिओकस का राजदूत था। सीरियन नरेश यान्तिओकस का राजदूत था, जो बिंदुसार कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी। ठीक है, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। ठीक है, बिंदुसार के राज दरबार में उपस्थित हुआ। इसका विवरण मौर्य युग से संबंधित है। ठीक है, डाइमेकस सीरियन नरेश यान्तिओकस का राजदूत था, जो किसके शासनकाल में आया था, बिंदुसार के। ठीक है, अब देखिए अशोक के शासनकाल में कौन आता है, डायनोशियस। कौन, डायनोशियस।
देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया था? मैगस्थनीज, ठीक है। और बिंदुसार के शासनकाल में किसका, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, कौन? बिंदुसार, ठीक है। डाइमैकस आया। फिर इसके बाद कौन आया? डायनोशियस। डायनोशियस अशोक के शासनकाल में आया। अशोक जो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, ठीक है, इसका पुत्र था अशोक, ठीक है। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिल्डेफल्स का राजदूत था। किसका था? डायनोशियस जो था वो टॉलमी फिल्डेफल्स का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि टॉलमी। टॉलमी इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी, ठीक है। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? टॉलमी ने, याद रखिएगा, बहुत अच्छा फैक्ट है। प्लीनी क्या है? प्लीनी देखिए, प्लीनी जो यात्री था, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। तो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? तो प्लीनी ने। प्लीनी जो यात्री था उसने नेचुरल हिस्ट्री लिखी है ना। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण दिया गया है, ठीक है। तो नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी है? तो प्लीनी ने, ठीक है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के बारे में बात करेंगे। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये अज्ञात है, ठीक है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, ये लेखक करीब C80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा करने आया था। इसमें उस समय के भारत के बंदरगांव और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में इसमें जानकारी मिलती है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में, ठीक है। चीनी लेखक, अब चीन से जो यात्री हमारे यहाँ आए हैं उनको देख लीजिए। फाइयान, संगयुन, हुनजंग, ठीक है। ये प्रमुख लेखक हैं जो कहाँ पर आए थे? भारत में आए थे, ठीक है। किस किस के शासनकाल में आए थे देख लेते हैं। फाइयान जो है, फाइयान ये चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ठीक है। द्वितीय के शासनकाल में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। हम MPPSC की एग्ज़ाम देने वाले हैं या MP से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, MP कांस्टेबल, MP पटवारी, जो भी MP से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है हिस्ट्री पे, एंशियंट हिस्ट्री पे बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है फाइयान को लेकर, क्योंकि इसने मध्य प्रदेश की जनता को क्या बताया था? हैप्पीनेस, खुश, सुखी और समृद्ध बताया था, ठीक है। सुखी और समृद्ध, है ना, क्योंकि बीचों बीच स्थित है ना हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो क्या है कि वह ना तो वह समुद्र के किनारे अवस्थित है, ठीक है, इसलिए बहुत ही सुखी और समृद्ध इसने बताया है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, जो गुप्त नरेश था, गुप्त वंश से का शासक है ये, है ना। दूसरा देखिए संयुगन जो था वो 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। हुआनसंग देख लीजिए, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ठीक है। जिसे अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है, किसे? हर्षवर्धन को, ठीक है। याद रखना, एक फैक्ट याद रखना आप, आगे हम पढ़ेंगे पर, ठीक है। हर्षवर्धन को क्या कहा जाता है? अंतिम हिंदू सम्राट, ठीक है। शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? हुआनसांग आया था। हुआनसांग जो है वो 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया, ठीक है। 629 में किया था। लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम यह भारत के राज्य कहाँ पर पहुँचा? कपिशा, ठीक है, कपिशा पहुँचा। भारत में 15 वर्षों से तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया, ठीक है। ये बिहार में क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय से अध्ययन करने आया था और भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत जो है वो शिव की, इसने एक पुस्तक
लिखी है शिव की पुस्तक लिखी है, नाम से प्रसिद्ध है। 138 देशों का विवरण इस पुस्तक में मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, उस समय की संस्कृति कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, धर्म की लोगों की के प्रति कितनी आस्था थी, ये सब वर्णन जो है वो शिव की नामक पुस्तक में हंसंग ने किया था, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, नोट देख लीजिए। नोट बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं नोट। होनसंग जो है के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे, याद रखना, आचार्य शीलभद्र, है ना। इत्सिंग देख लीजिए। इत्सिंग ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। लगभग 8वीं शताब्दी का जब आरंभ हो रहा था तब इत्सिंग भारत में प्रवेश करता है। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, अपने समय के भारत का वर्णन किया। ठीक है, अब देखिए अरबी लेखक। अरबी लेखक देखिए अलबरूनी कौन था, क्या था, कहाँ से आया था। अलबरूनी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, अधिकतर एग्जाम में अलबरूनी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरबी लेखक है, ठीक है। अलबरूनी क्या है? अरबी लेखक है, ठीक है। ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई इसकी किताब कौन सी थी? किताबुल हिंद, या इसे तहकीक हिंद भी कहा जाता है। हिंदी में इसे भारत की खोज कहा गया है। तो भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी है? या तहकीक हिंद या वह किताबुल हिंद पुस्तक किसने लिखी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलबरूनी ने लिखी। ठीक है, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूतकालीन समाज, ठीक है, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया दोस्तों। ठीक है, अलबरूनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ये वही गजनवी है जिसने हमारे भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, आपको पता होगा दोस्तों, है ना। चलिए देखिए अन्य लेखक देख लेते हैं। ठीक है, अन्य लेखक देख लेते हैं। तारानाथ देखिए, तारानाथ ये एक तिब्बती लेखक था। कहाँ से? तिब्बती लेखक था। इसने कांग्यूर और तंग्यूर नामक 2 ग्रंथ की रचना की थी। और इसने क्या किया? भारतीय इतिहास के बारे में, इसमें क्या है, इनके वर्णन में क्या मिलता है? भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कंग्यूर और तंग्यूर नामक जो 2 ग्रंथ हैं वो किसने लिखे? तारानाथ ने लिखे, जो कि तिब्बती लेखक था। मार्को पोलो जो था वो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। कहाँ पर आया था? पांड्य देश की यात्रा पर आया था। कौन? मार्को पोलो जो आया था पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण जो है पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, मार्को पोलो, तारानाथ जो है वन्य लेखक में से आते हैं। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी जो है के बारे में देख लीजिए। अब पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी 1400 ईसा पूर्व में क्या हुआ? 1400 ईसा पूर्व में अभिलेख बोगचकोई, मध्य एशिया में बोगचकोई से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नाशत आदि देवताओं की क्या नाम मिलते हैं। ठीक है, बोगचकोई नामक, जो कि मध्य एशिया माइनर से है ना। नेक्स्ट देखिए, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण कहाँ पर मिलता है? मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस का वेशनगर विदिशा में गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख कहाँ पर मिलता है? वेशनगर विदिशा में। किससे संबंधित? हेलियोडोरस। ठीक है, हेलियोडोरस। ठीक है, ये किस धर्म से संबंधित? भागवत धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये फैक्ट है दोस्तों। क्या है? ल्यूशियन क्या करती है? फैक्ट एकत्रित करती है। ठीक है,
तो पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है इसको। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। भारतवर्ष का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। ठीक है दोस्तों, और ये हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। ठीक है ना। तो सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी का स्रोत दुर्भिक्ष सह गोरा अभिलेख बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सह गोरा अभिलेख जो है वो दुर्भिक्ष की जानकारी देने का एक स्रोत है। ठीक है, दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा? सह गोरा अभिलेख। ठीक है, सर्वप्रथम भारत में होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? भीतरी स्तंभलेख। भीतरी स्तंभलेख है दोस्तों, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सती प्रथा। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है, सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य कहाँ मिलता है? एरन से मिलता है। एरन, ठीक है, एरन से मिलता है। शासक कौन था? भानुगुप्त था। ठीक है, वहाँ से प्राप्त होता है। एरन कहाँ पर है? एरन ये मुझे कमेंट करके बताइए आप, एरन कहाँ पर है? आई होप आपको पता हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी कहाँ से मिलती है? एग्ज़ाम में बस यही पूछेगा, रेशम बुनकर की श्रेणियाँ की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे 4, उसमें से आपको मंदसौर अभिलेख लगाना होगा। ठीक है, ये सारणी देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सारणी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो किस शासक से संबंधित है? तो कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख जो है वो रुद्रनामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख जो है वो गौतमी वलसरी से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख है जो प्रयाग जो समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय के विजयों के बारे में इसमें वर्णन दिया गया है। मंदसौर अभिलेख में मालवा नरेश यशोवर्मन की विजय के बारे में वर्णन दिया गया है, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में वर्णन दिया गया है इनमें। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहार नरेश भोज के बारे में दिया गया है। ठीक है, प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। ठीक है, देवपाड़ा अभिलेख जो है वो बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। याद रखना दोस्तों, है ना, इम्पॉर्टेंट है। नोट देख लीजिए, ये अभिलेखों का जो अध्ययन करने वालों को क्या कहा जाता है? ईपीग्राफी कहलाते हैं। अभिलेखों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ईपीग्राफी कहलाता है। याद रखना, ईपीग्राफी कहलाता है। कश्मीर नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? कश्मीर में नवपाषाणिक पुरास्थल जो है वो बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती हैं। ठीक है, प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्का कहते हैं। आहत सिक्का किसे कहा जाता है? आहत सिक्का जो कि ठप्पा मार मार के बनाए जाते हैं, ठप्पा मार मार के बनाए जाते हैं, उन मुद्राओं को क्या कहा जाता है? आहत सिक्का कहा जाता है। ठीक है, बार बार उससे चोट की जाती है, उसे आहत सिक्का कहा जाता है। इसी को साहित्य में कपाषण कहा जाता है, कपाषण कहा जाता है। याद रखना, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने? यवन शासकों ने किया है ना। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेड़ु पांडुचेरी के निकट रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं? अरिकमेड़ु पांडुचेरी से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल से हम नेक्स्ट वीडियो में प्रागैतिहासिक काल से अगली वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा, और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हों। ठीक है, और अपने फ्रेंड को शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़। ठीक है, थैंक यू।